ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों। अभी तो एक से एक आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस लाना बाकी है, क्योंकि क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर के एग्जाम के लिए मात्र कुछ ही दिन बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी के लिए जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश स्कोर के सेट 1 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, सबसे सटीक, सबसे बेस्ट आंसर के साथ। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने इंग्लिश स्कोर के मॉडल सेट 1 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया हूं, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना है, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की एक एक इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि एग्जाम में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और इन गिने चुने दिनों में आप लोगों का तैयारी धाकड़ तरीके से इस चैनल के माध्यम से मैं करवाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहां पर एक जो क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, लिटरेचर से, ये क्वेश्चन नंबर 46। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग देख रहे हैं, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ये एकमात्र शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपको 3 मार्क्स का पूछा गया है। बाकी ये 47 से लेकर 52 तक आप लोग देख रहे हैं, ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये जो आंसर एनी 4, ये जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें से आपको मात्र 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी 4 गुना 5 यानी 20 मार्क्स का, और ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का। यानी इस वीडियो के माध्यम से आपके 23 नंबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में आंसर देते हैं और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाया, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है जो 3 मार्क्स का है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये 46 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के ही टेक्स्ट बुक विस्टास के लेसन 4 द एनिमी से पूछा गया है, जो जैक का फेवरेट क्वेश्चन है। जैक बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चाहे वो 2012 में हो, 2015 में हो, 16 में हो, 18 में हो, 19 में हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 46। चलिए इसका डिटेल में अच्छे से समझेंगे और एक एक लाइन को अच्छे से बारीकी से समझेंगे, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 46 है, ये पूछा गया है कि हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड। ये जो डॉक्टर सदाव है ये कौन थे? हु वाज डॉक्टर सदाव, ये डॉक्टर सदाव एक्चुअली में कौन थे? वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उनका घर कहां स्थित था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो परफेक्ट आंसर देने वाले हैं, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं ये डॉक्टर सदाव कौन थे, और उसके बाद मैं बताने वाला हूं कि उनका घर कहां स्थित था। ठीक है, 2 पैराग्राफ में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं समझाता हूं ये डॉक्टर सदाव कौन थे। तो देख सकते हैं, डॉक्टर सदाव हुकी, पूरा नाम हो गया डॉक्टर सदाव हुकी, इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी, इन द शॉर्ट स्टोरी द एनिमी बाय पीएल.एस. बक। याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर सदाव हुकी है, ये पीएल.एस. बक की लघु कहानी द एनिमी का सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, केंद्रीय पात्र है, यानी पूरी स्टोरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, He was a famous and established Japanese surgeon and scientist। याद रखिएगा, डॉक्टर सदाव कौन थे? ये एक फेमस डॉक्टर थे, एक फेमस सर्जन थे। याद रखिएगा, एक फेमस जापानीज सर्जन थे और एक साइंटिस्ट थे, यानी वैज्ञानिक थे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर सदाव कौन थे। डॉक्टर सदाव जो है ये एक चैप्टर है आप लोगों का द एनिमी, जिनके लेखक कौन है? पीएल.एस. बक। ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, और ये जो डॉक्टर सदाव हुकी है वो इस स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर है। ठीक है, केंद्रीय पात्र है, पूरा स्टोरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और ये इस स्टोरी में क्या है? ये एक फेमस और स्टैब्लिश जापानीज सर्जन है और साइंटिस्ट है। क्लियर हो गया डॉक्टर सदाव कौन थे? अब हम लोग बताएंगे कि डॉक्टर सदाव का जो घर है वो कहां था। आप लोग देख सकते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर सदाव्स हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द जापानीज कोस्ट। याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर सदाव का घर जो है जापानी तट पर स्थित था। जापानी तट मतलब समुद्र के किनारे, ठीक है, तट पर, ठीक है, कोस्ट पर। हाई अबव ए नैरो बीच, ठीक है, हाई अबव ए नैरो बीच दैट ले बीनेथ ए रो ऑफ पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज समझ सकते हैं, देवदार के पेड़। ठीक है, याद रखिएगा, जो एक संकरे समुद्र तट के ऊपर था, जो देवदार के पेड़ों के एक पंक्ति के नीचे स्थित था। याद रखिएगा, किस पेड़ के नीचे स्थित था?
पाइन ट्रीज, अगर एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है, इनका घर कहां था तो आप लोग लिखिएगा जापानीज कोस्ट, ये सब एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। द लोकेशन वॉज आइसोलेटेड, ये जो जगह है ना दोस्तों एकदम एकांत में था, एकदम शांत माहौल था, एकदम एकांत में जगह था, बहुत ही अच्छा जगह था। विथ द हाउस ओवरलुकिंग द सी ऑफरिंग ए क्लियर व्यू ऑफ द ओशियन, ठीक है, ये जो घर है दोस्तों एकदम एकांत में था, घर समुद्र के सामने था, ठीक है, घर जो है समुद्र के सामने था, जहां से आप लोग एकदम समुद्र को एकदम क्लियर देख सकते हैं, क्लियर व्यू यहां से समुद्र समझ सकते हैं। समुद्र के सामने तट पर यह घर बना हुआ है, देवदार पेड़ का छाया के नीचे बना हुआ है, और यहां से आप लोग समुद्र का मजा ले सकते हैं, समुद्र का एकदम क्लियर व्यू यहां से दिखाई देता है। यह था दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर। आप लोग को समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए, ताकि सब्जेक्टिव टाइप का वीडियोस जल्द से मैं अपलोड कर पाऊं, ठीक है। कितने बच्चे चाहते हैं इस चैनल के साथ इंग्लिश कोर का तैयारी करना, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये क्या पूछा गया है, देखिए मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक, ठीक है, 47 से लेकर 52 तक ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, यानी 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चंस में आपको मात्र 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का है, ठीक है, यानी 4 into 5 यानी टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देखते हैं। आइए सारे क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए, किस बुक से पूछे गए, मैं डिटेल के साथ बताता हूं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है, ये पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन सदाव इन्फॉर्म हिम अबाउट द प्रिजनर ऑफ वार। ये जो जनरल का, ठीक है, ये जनरल, ये जापानीज जनरल जो है, उनका क्या रिएक्शन था जब डॉक्टर सदाव बताते हैं, ठीक है, प्रिजनर ऑफ वार, यानी ये जो कैदी के बारे में जब बताते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर सदाव ये एक जापानीज डॉक्टर थे, ठीक है, और ये जापान के थे, और उस टाइम जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा था, और ये डॉक्टर सदाव एक, ठीक है, याद रखिएगा, एक अमेरिका का ही नौसैनिक जिनका नाम टॉम था उनको बचाता है, और जब बताता है जनरल को तो इसका रिएक्शन क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है विस्टास बुक के चैप्टर 4 द एनिमी से ही पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ये जनरल साहब का क्या रिएक्शन था जब डॉक्टर सदाव इस युद्ध बंदी के बारे में बताते हैं उन्हें, तो चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, परफेक्ट वे में लिखा हुआ है कि व्हेन डॉक्टर सदाव told the Japanese general about the prisoner of war, the behavior of the general was quite surprising. जब डॉक्टर सदाव ने जापानी जनरल को इस युद्ध बंदी के बारे में बताया तो जनरल का जो व्यवहार था ना वो काफी हैरान करने वाला था, ठीक है, एकदम सरप्राइजिंग बिहेवियर था। द जनरल डिडंट ऑर्डर द इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द एनिमी, ठीक है, ये जो युद्ध बंदी है ये तो जापान का दुश्मन है, क्योंकि ये अमेरिका वाला सैनिक है ना, तो याद रखिएगा ये जनरल ने दुश्मन को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश भी नहीं दिया, तो समझ सकते हैं इमीडिएट अरेस्ट का ऑर्डर भी नहीं दिया। आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर सदाव, उन्होंने डॉक्टर सदाव के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं किया, ठीक है, समझ सकते हैं एक दुश्मन देश का सैनिक को बचाना, ठीक है, यह राष्ट्र के लिए अच्छा बात नहीं है, राष्ट्र विद्रोही जैसा बात है, तो डॉक्टर सदाव पर भी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ये जनरल डॉक्टर सदाव पर भी कोई एक्शन नहीं लेता है। ही ओनली, क्या करता है ये जनरल, ही ओनली ऑफर्ड टू सेंड 2 प्राइवेट किलर्स टू गेट द प्रिजनर किल्ड सीक्रेटली, ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने सिर्फ 2 निजी हत्यारों को भेजने की पेशकश की ताकि कैदी को गुप्त रूप से मार दिया जाए, बट ही नेवर सेंट दोज मैन, लेकिन उन्होंने उन लोगों को कभी नहीं भेजा, ठीक है, याद रखिएगा। सिंपल मैं आपको समझा देता हूं, ये जो डॉक्टर सदाव है ये जापानीज डॉक्टर है, ये जो है जापान और अमेरिका का टाइम उस दिन भयंकर युद्ध हो रहा था उस समय, ठीक है, तो समझ सकते हैं अमेरिका के जो सैनिक है वो जापान का दुश्मन है, इसलिए चैप्टर का नाम ही रखा गया द एनिमी, एनिमी का मतलब ही होता है दुश्मन, ठीक है, और ये डॉक्टर सदाव जो जापान के हैं, और ये किनका सैनिक को बचाते हैं, एक अमेरिकन सैनिक को बचा लेते हैं, ठीक है। तो जब जनरल को यह बात पता चलता है तो जनरल का रिएक्शन कैसा था, एकदम सरप्राइजिंग वाला था, ठीक है। अगर दूसरा जनरल होता तो इमीडिएट उस एनिमी को अरेस्ट करता, डॉक्टर सदाव पर भी इमीडिएट एक्शन लिया जाता, लेकिन ये जो जनरल है ना ही उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, ना ही कोई एक्शन लेता डॉक्टर सदाव पर, ठीक है, बस सीक्रेटली रूप से 2 को जो है किलर को भेजता है, जाओ उसको चुपचाप मार दो और केस सॉल्व कर दो, ठीक है। लेकिन
उन दो किलर को भी ये भेजा नहीं था। तो ये तो एकदम सरप्राइजिंग टाइप का बिहेवियर था किसका, जनरल का। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ये क्वेश्चन 48 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। कवित्री के जो ये विदाई के वर्ड थे, ठीक है, ये विदाई के वर्ड सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलते हैं अम्मा, और उनकी मुस्कान, उनकी स्माइल क्या सिग्निफाई करती है, क्या दर्शाती है। आप सही को मैं बता देता हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 48 है आप लोगों के ही फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 से पूछा गया है, जिसकी कवित्री कमला दास है, ठीक है। मैंने इस पोएम को अच्छे से समझाया है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी परफेक्ट आंसर मैं बताता हूं। देखिए क्या है आंसर, द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा and the smile of the poetess in the poem My Mother at 66 by कमला दास carry deep emotional significance। याद रखिएगा, कमला दास की कविता ये जो पोएम है माई मदर एट 66 में विदाई शब्द यानी पार्टिंग वर्ड्स, जल्द ही मिलते हैं अम्मा यानी सी यू सून अम्मा, और कवित्री की जो स्माइल है, मुस्कान में गहरा भावनात्मक महत्व है, एकदम डीप इमोशनल सिग्निफिकेंस है। याद रखिएगा, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएटेस complex feelings of love, concern and fear of her aging mother। याद रखिएगा, यह कविता कवित्री की अपनी बूढ़ी मां के प्रति प्रेम यानी लव, कंसर्न यानी चिंता, भाई की जटिल भावनाओं को दर्शाती है। याद रखिएगा, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया। जिन बच्चे को इतना बड़ा आंसर याद नहीं रहेगा ना, तो वो आप लोग जो है लास्ट पैराग्राफ को याद कर सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस, लेकिन ये जो क्वेश्चन से 5-5 मार्क्स का है तो थोड़ा बड़ा ही लिखना है, ठीक है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस वेर सी यू सून अम्मा। ये जो पार्टिंग वर्ड से विदाई के शब्द है, ये क्या था, सी यू सून अम्मा। इसका मतलब क्या है, दीज वर्ड सिग्निफाई हर होप टू सी हर मदर सून अगेन। यानी ये शब्द जो है उसकी मां को जल्द से यानी फिर से मिलने की एक आशा को दर्शाती है। क्या, जब ये लाइन जो है कवित्री बोलती है लास्ट टाइम में, पार्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल करती है सी यू सून अम्मा, इसका मतलब ये होता है जल्द मिलेंगे अम्मा। तो ये एक होप है, ये एक आशा है कि कवित्री फिर से उसकी मम्मी के साथ वो मिलेगी। तो ये एक होप है, ठीक है, ये होप दर्शाती है। उसके बाद इट इज ए काइंड ऑफ प्रॉमिस टू हर मदर। याद रखिएगा, यह उसकी मां से एक तरह का प्रॉमिस है, एक तरह का वादा है कि फिर से मिलेंगे अम्मा, सी यू सून अम्मा, ठीक है। हर स्माइल, उनका जो स्माइल है, उनका जो मुस्कान है, वो क्या दर्शाती है, तो हर स्माइल सिग्निफाइज दैट शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर पेन फ्रॉम हर मदर। ठीक है, उसकी मुस्कान दर्शाती कि वो अपनी मां से अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रही थी। देखिए बिछड़ते टाइम का बात है, ठीक है। ये जो कवित्री है उन्हें पता है कि उनका मम्मी का एज हो गया, ठीक है, तो वो तो पीड़ा दुख दर्द तो उनके अंदर में है, लेकिन लास्ट टाइम में अपना मम्मी को दुखी देखना नहीं चाहती है। वो स्माइल देती है, लेकिन इस स्माइल के पीछे भी एक राज है दोस्तों। ये कवित्री अंदर ही अंदर जो है वो दर्द महसूस कर रही है, लेकिन वो जता नहीं रही है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तब तक आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि कवित्री कमला दास अपनी मम्मी की तुलना कंपेयर किससे करती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि कमला दास जो है अपनी मम्मी की तुलना कंपेयर किससे की थी, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो क्वेश्चन है व्हाट डिड, क्वेश्चन 49 आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से समझिएगा। व्हाट डिड चार्ली क्लैम फॉर इन द थर्ड लेवल। सर ये क्वेश्चन कहां से उठा के दिया गया है, तो मैं बता देता हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 49 है, ये आप लोग के ही विस्टास बुक यानी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि व्हाट डिड चार्ली क्लैम फॉर इन द थर्ड लेवल। ठीक है, चार्ली ने द थर्ड लेवल में क्या दावा किया, क्या क्लेम ठोका। ठीक है, ये थर्ड लेवल में एक्चुअली है क्या, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं इन जैक फिनिश शॉर्ट स्टोरी द थर्ड लेवल। ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। लिखा कौन है, राइटर कौन है, जैक फिने। ठीक है, तो इन जैक फिनिश शॉर्ट स्टोरी द थर्ड लेवल द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट किसे कहते हैं, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जिनके इर्द गिर्द पूरा स्टोरी घूमता है, उसे हम प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटागोनिस्ट है जिनका नाम है चार्ली। ठीक है,
claims that he discovered a third level at Grand Central Station in New York, which is not supposed to exist. जैक फीने की लघु कहानी शॉर्ट स्टोरी द थर्ड लेवल में जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जिनका नाम है चार्ली, वो दावा किया कि उसने न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा स्तर खोज लिया है, जो कि अस्तित्व में है ही नहीं. The station is known to have only 2 levels, but Charlie stumbles upon what he believes is a third level, a gateway of the past. ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, ये गेटवे ऑफ द पास्ट है, यानी पास्ट की दुनिया में एंट्री लेने का ये गेट है, थर्ड लेवल. याद रखिएगा, एक्चुअली में इस स्टेशन में केवल 2 ही लेवल है, 2 ही रास्ता है. ठीक है, लेकिन चार्ली को एक तीसरा रास्ता मिल जाता है, यानी थर्ड लेवल मिल जाता है, जो उसको अतीत तक पहुंचाएगा, यानी अतीत का प्रवेश द्वार है. ठीक है, आप अगर थर्ड लेवल में एंट्री कीजिएगा ना, तो वर्ल्ड ऑफ 1894 में एंट्री लीजिएगा, जो चार्ली का दादाजी का दुनिया है. मैं बता देता हूं दोस्तों, ये जो कहानी है ये 1950s का कहानी है, अमेरिका का स्टोरी है. ठीक है, उस टाइम अमेरिका का जो लाइफ स्टाइल था ना, बहुत ही स्ट्रेस वाला, बहुत ही चिंता वाला. ठीक है, लाइफ का इनसिक्योरिटी, भय, असुरक्षा, ये सब फील आता था, जिससे चार्ली जो है बहुत परेशान रहता था और वो पलायन करना चाहता था. यानी चार्ली जो है ये एक स्कैपिश नेचर का लड़का है जो भागना चाहता था. ठीक है, पास्ट लाइफ जीना चाहता, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप सभी समझ सकते हैं कि वो दुनिया बहुत सुंदर थी. ठीक है, आदमी गार्डन में गाया करते थे, झूमा करते थे, एंजॉय करते थे. लेकिन ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये इसमें जीना आसान बात नहीं है. ठीक है, बहुत ही स्ट्रेस है. तो देखिए आगे क्या लिखा गया है. Charlie claims that this mysterious third level is a time traveling portal that leads back to Galesburg, ठीक है, इलिनियस in the year 1894. चार्ली का दावा है कि एक रहस्यमय तीसरा स्तर एक समय यात्रा पोर्टल है जो वर्ष 1894 में इलिनॉइस और गैल्सबर्ग में वापस जाता है. ठीक है, अगर इस रास्ता में अगर आप प्रवेश कीजिएगा ना, तो आप पास्ट लाइफ में चल जाइएगा, यानी 1950 से. ठीक है, ये 1950 का कहानी है और आप 1950 से कहां चल जाइएगा, 1894 में एंट्री ले लीजिएगा. ठीक है, यानी दादाजी वाला दुनिया में, चार्ली अपने दादाजी वाला दुनिया में चला जाता है. ठीक है, और वहां का लाइफ जो है बहुत ही अच्छा लाइफ है, कोई स्ट्रेस नहीं है. ठीक है, अच्छे से मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा. ठीक है, ये चार्ली का दावा है. एक्चुअली में ये थर्ड लेवल है ही नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मात्र 2 ही लेवल है. ठीक है, 2 ही रास्ता है, लेकिन ये चार्ली अपना दिमागी उपज के साथ एक तीसरा रास्ता खोज लेता है और ये रास्ता उसको पास्ट ले जाता है, वर्ल्ड ऑफ 1894 में लेकर चला जाता है, जो दुनिया पूरा रोमांटिक दुनिया है. ठीक है, बहुत ही शांति वाला दुनिया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर. क्या है ये क्वेश्चन नंबर 50 में कि व्हाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड. ये जो क्वेश्चन 50 है, आप ही लोगों के फ्लैमिंगो बुक के 5वां पोएम, ठीक है, 5th पोएम, जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं. ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड. ये जो रूरल पीपल है, ये जो ग्रामीण लोग हैं, ये रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया है, ये बाबा का ढाबा क्यों बनाया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया. ठीक है, अच्छा बताइए, कोई आदमी दुकान खोलता है या ठेला लगाता है, ठीक है, क्यों लगाता है, या स्टॉल लगाता है, क्यों लगाता है, 2-4 रुपया कमाने के लिए. तो इसका आंसर तो आप लोग ऐसे ही दे दीजिएगा. चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट रूप में क्या है. द मैन हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथिकली फॉर सम कस्टमर्स. ठीक है, ये जो सड़क किनारे जो बाबा का ढाबा लगाने वाले जो लोग हैं, वो कुछ ग्राहकों के लिए, कुछ कस्टमर्स के लिए दयनीय ढंग से विनती करते हैं कि ठीक है, सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते हैं कि कुछ कस्टमर्स आए, उन लोगों से सामान खरीदे ताकि ये लोग कुछ कमा पाए. ठीक है, इसी आशा से ये लोग रोड साइड स्टैंड बनाते हैं. क्लियर, समझ में आ गया. उसके बाद लिखा हुआ है दे वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम देम. ये लोग चाहते हैं, वे उनसे कुछ पैसा कमाने चाहते हैं. ठीक है, they wish the city people would stop there to buy something from them. वो लोग चाहते हैं जो सिटी पीपल उस रोड से पार हो रहे हैं, वहां आकर ठहरे, उनसे कुछ खरीदे ताकि वो लोग कुछ कमा पाए. इट वॉज द इंटेंशन, यही एक इरादा है. ठीक है, विथ विच द रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप. इसी मंशा से, इसी उद्देश्य से ये बाबा का ढाबा बनाया गया था. क्यों बनाया गया था भाई,
ये बाबा का ढाबा रोड साइड स्टैंड बनाया गया था, रोड के साइड में बनाया गया था, इसीलिए रोड साइड स्टैंड नाम है। ठीक है, ये बाबा का ढाबा बनाया गया था ताकि ये लोग, ठीक है, यहां से जो है शहर के लोग जो गाड़ी से पार होते हैं वहां ठहरे, इन लोगों से कुछ खरीदे, ताकि ये जो ग्रामीण पीपल है कुछ पैसा कमा पाए। इस पॉइंट में ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां आप लोग देख सकते हैं, मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, मेरा पूरा नाम है अनिमेश चक्रवर्ती। आप इंस्टा आईडी में अनिमेश चक्रवर्ती या फिर अनिमेश सर सर्च कीजिएगा। ठीक है, अनिमेश सर, आपको हम इसी प्रोफाइल के साथ मिल जाएंगे। आप लोग इंस्टा आईडी में यहां पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन 51 में कि इन व्हाट कंडीशंस डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है, लीव, व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये फिरोजाबाद मैंने अच्छे से पढ़ाया ना आप सभी को, फ्लैमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसका मैंने टॉप इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिया है, टॉप इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी बच्चे नहीं देखे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन व्हाट कंडीशंस डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव। ठीक है, यानी फिरोजाबाद की जो चूड़ी निर्माता है, जो बैंगल बनाते हैं, जो चूड़ी बनाते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन चिपका दिया है कि व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। वे गरीबी की स्थिति से, गरीबी की जाल से क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं? ये क्या कारण है कि ये लोग गरीबी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों? द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव इन एक्सट्रीमली पुअर एंड ऑपरेसिव कंडीशंस। ये जो गरीब लोग हैं, ठीक है, ये जो बैंगल मेकर्स है फिरोजाबाद के, ठीक है, ये लोग ना एकदम दमनकारी परिस्थिति में रहते हैं, एकदम पुअर कंडीशंस में रहते हैं, एकदम ऑपरेसिव, यानी कोई इन्हें दबा कर रखता है। ठीक है, दे वर्क इन डार्क पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स विथ हाई हेल्थ रिस्क। ये लोग जो काम करते हैं ना, एक अंधेरे कमरे में काम करते हैं, ठीक है, जहां इन्हें फ्रेश एयर नहीं मिलता है, फ्रेश लाइट नहीं मिलता है, एकदम पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स है। ठीक है, एकदम हेल्थ रिस्क है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सच एज आई डैमेज। यहां पर काम करने से सबसे पहले आंख जो है वो खराब हो जाता है, लंग डिजीज होता है। ठीक है, लंग जो है ना वो भी खराब हो जाता है, याद रखिएगा। फेफड़ा, लंग मतलब क्या होता है? फेफड़ा, वो भी खराब हो जाता है, आंख खराब हो जाता है। उन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता है, दे अर्न मीगर वेजेस। वेजेस मतलब होता है वेतन, बहुत ही कम वेतन मिलता है। एंड आर एक्सप्लॉइटेड बाय मिडिल मैन, मनी लैंडर्स एंड करप्ट ऑफिशियल्स। इन्हें कौन कौन मिलकर जो है इनका शोषण करता है? याद रखिएगा, मिडिल मैन, मनी लैंडर्स, करप्ट ऑफिशियल्स, पुलिसमैन, नेता लोग, ये सारे मिलकर इन्हें दबा के रखे हैं, ये सब मिलकर इनका शोषण करते हैं। ठीक है, इन्हें गरीबी से बाहर आने नहीं देता है। ठीक है, आगे देख सकते क्या लिखा गया है? ट्रैप्ड बाय ट्रेडिशन, कास्ट एंड ए लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा की कमी। ये लोग जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये कास्ट जो है यहाँ पर बैंगल मेकर सिंस जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी जो है बनाते हुए आ रहे हैं। दे सी बैंगल मेकिंग एज देयर डेस्टिनी। ठीक है, ये लोग जो है परंपरा समझ के रखे हैं, परंपरा, जाति और शिक्षा की जो कमी के जाल में फंसे हुए चूड़ी बनाने को एक नियति मानते हैं, अपना डेस्टिनेशन मानते हैं, जिसमें ना तो कोई जागरूकता है, ना ही कोई अवेयरनेस है। ठीक है, और ना ही इससे बाहर निकलने का कोई साधन है, कोई मीन्स है, याद रखिएगा। विथ नो अवेयरनेस और मीन्स टू ब्रेक फ्री, द एक्सप्लोटेटिव सिस्टम कंबाइंड विथ an ineffective legal framework keeps them trapped in a cycle of poverty that is difficult to escape। याद रखिएगा, शोषक व्यवस्था और अप्रभावी कानून ढांचे के कारण वे गरीबी के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 जो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप में। क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं? व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये आप लोग के ही विस्टास बुक के चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से पूछा गया है। कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जिसमें जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को मैंने प्रोवाइड किया है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। और ये जो इंग्लिश स्कोर का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में, इस चैनल में जाके प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा और 2025 का जितना भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्कोर का वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग बैक टू बैक सारे वीडियोस को देखिएगा। वादा करते दोस्तों आप लोग इंग्लिश स्कोर का एग्जाम में एक बेस्ट
रिजल्ट देने वाले हैं, एकदम फोड़ कराने वाले हैं, ठीक है, एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग का सिलेबस को कुछ ही दिन में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़कर इंग्लिश कोर का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, एकदम 500 प्लस लाइक देकर आप लोग प्यार जताइए, इस चैनल पर भरोसा जताइए, मैं आप लोगों का भरोसा जीतूंगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो, यानी ये जो गोंडवाना है 150 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ गोंडवाना। तो आप लोग को सबसे पहले जानना होगा कि ये एक्चुअली में गोंडवाना है क्या सर। तो चलिए मैं इसका बेस्ट जो है आंसर आप लोग को देने वाला हूं, देख सकते हैं आप लोग ये गोंडवाना एक्चुअली में है क्या। गोंडवाना वाज ए जिएंट साउथर्न सुपर कंटिनेंट। ये जो गोंडवाना है, आप लोग एक कंटिनेंट का नाम जानते हैं, एक महाद्वीप जिसका नाम है अंटार्कटिका, वो एक कंटिनेंट है। ये कंटिनेंट का कंटिनेंट है, यानी एक विशाल कंटिनेंट है, ये एक सुपर कंटिनेंट है जिसका नाम है गोंडवाना। याद रखिएगा, ये कंटिनेंट नहीं, ये सुपर कंटिनेंट है, ये विशाल कंटिनेंट है, ठीक है। तो गोंडवाना जो है एक विशाल दक्षिणी महाद्वीप था, ये था, अभी ये नहीं है, ये बट गया है, ठीक है। इट एग्जिस्टेड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो। ये कब एग्जिस्ट करती थी? ये लगभग 650 मिलियन वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में था, ये अब नहीं है। इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। यह मोटे तौर पर वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। जहां अभी अंटार्कटिका है ना, वही ये गोंडवाना हुआ करता था, ठीक है। तब चीजें काफी अलग थी, थिंग्स वेर क्वाइट डिफरेंट देन। उस टाइम जो है काफी जो है चीजें जो है एकदम अलग अलग थी। मनुष्य तब तक प्रकट नहीं हुआ था, ह्यूमंस हैड नॉट अपीयर्ड एट, ठीक है। यानी जब गोंडवाना था ना, तब इंसान पैदा नहीं लिया था। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। उस टाइम जो क्लाइमेट है ना, जलवायु बहुत ही गर्म था, इतना गर्म था कि उस टाइम इंसान एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। उस टाइम डायनासोर हुआ करते थे, जो डायनासोर अभी नहीं है। तो गोंडवाना जब था ना, तब डायनासोर हुआ करता था, याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं, इट हैड ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। इसमें वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता थी। मैंने बताया ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यानी एक से एक विशिष्ट वनस्पति और विशाल जो है जीव जंतु आपको दिखाई देते थे, जिसमें से एक आप लोग याद रखे होंगे डायनासोर, जो अभी दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो जब डायनासोर हुआ करते थे तब इंसान नहीं थे, क्योंकि उस टाइम जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा गर्म था, उस टाइम इंसान रह ही नहीं सकता था, ठीक है। आगे देख सकते हैं, आफ्टर थ्रिविंग ऑफ 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना वाज फोर्स्ड टू सेपरेट ड्यू टू सर्टेन जियोलॉजिकल फिनोमेना। आप लोग याद रखिएगा, 500 मिलियन वर्ष तक फलने फूलने के बाद ये क्या होता है, गोंडवाना को कुछ भूवैज्ञानिक घटनाओं के कारण अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अलग अलग देशों में टूट गया, जैसा कि आज मौजूद है। इट ब्रॉक इनटू सेपरेट कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे, ठीक है। यानी ये जो 650 मिलियन ईयर्स एगो में जो गोंडवाना एग्जिस्ट करती थी, 500 मिलियन तक ये फला फूला, और 150 मिलियन जो है ईयर्स पूर्व ये क्या हुआ, ये सेपरेट कंट्रीज में अलग थलग बट गया। कुछ जो है फेनोमेना हुआ, कुछ घटना हुआ, जिसकी वजह से ये जो गोंडवाना है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया, जो अभी आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज। ये सारे आगे क्या था, एक ही था, जिसका नाम था सुपर कंटिनेंट गोंडवाना, जो अभी क्या हो गया, टूटकर अलग अलग देशों में विभक्त हो गया, ठीक है। ये था दोस्तों आप लोग के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक और विस्टास बुक से जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके मॉडल सेट 1 में पूछा गया था, एकदम सटीक, एकदम बेस्ट आंसर के साथ मैं आप लोग को डिटेल में प्रोवाइड किया। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाइए, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, आप लोग डिमांड करके देखिए, आप लोग एक एक वीडियोस जो है मैं अपलोड करूंगा। बस इस वीडियो को कोने कोने तक, झारखंड के कोने कोने तक आप लोग पहुंचाइए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।